हेलो एवरीबॉडी। वाणिज्यवाद पर जो ये 4th वीडियो है, इसमें हम आज वाणिज्यवाद के पतन के कारणों का विश्लेषण करेंगे। 18वीं शताब्दी के अंत में हम देखते हैं कि वाणिज्यवाद का पतन शुरू हो गया था। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में वाणिज्यवादी प्रवृत्ति की आलोचना की है। जब हम इसका आकलन करते हैं या इसको एग्जामिन करते हैं तो इसके पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हमारे सामने आते हैं। सबसे प्रथम कारण में आता है कि वाणिज्यवादी प्रवृत्ति में धन को अत्यधिक महत्व दिया गया। इसने मनुष्य का ध्यान जीवन के वास्तविक उद्देश्य से हटाकर धन को एकत्रित करने में लगा दिया। अतः वाणिज्यवादी राज्यों में पूंजीपतियों ने श्रमिकों का शोषण किया। ऐसी व्यवस्था का स्थायी होना संभव नहीं था जिसमें एक वर्ग शोषित रहे और दूसरा वर्ग शोषक रहे। हम जब इतिहास का आकलन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस तरह की प्रवृत्तियां जिसमें कि दो प्रकार के वर्गों शोषक और शोषित वो ज़्यादा नहीं चलते हैं। वाणिज्यवाद के पतन के दूसरे कारण में प्रमुख कारण है कि कृषि के महत्व में कमी हो गई, क्योंकि वाणिज्यवादी प्रवृत्ति का प्रमुख उद्देश्य था उद्योगों को बढ़ावा देना। सारी नीतियां इसी बात से निर्धारित होती थी कि किस प्रकार किसी राज्य के उद्योग धंधे और वाणिज्य को बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उस राष्ट्र में बहुमूल्य धातुएं आ सकें। वाणिज्यवादी प्रवृत्ति में व्यापार को प्रथम स्थान दिया गया, उद्योगों को द्वितीय स्थान दिया गया और तृतीय स्थान कृषि को दिया गया। इसके फलस्वरूप कृषि और कृषकों की दशा निरंतर बिगड़ती गई। कृषकों में असंतोष बढ़ता गया और धीरे धीरे कृषकों ने वाणिज्यवादी प्रवृत्ति का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। राजा की शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि भी इस काल में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जब हम इस काल की राजनीतिक स्थिति और इस काल के राजाओं की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करते हैं तो हमें पता चलता है कि आरंभ में राष्ट्रीय राजाओं ने अपनी शक्तियों का सदुपयोग किया, वाणिज्यवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का कार्य किया। परंतु जब कभी भी निरंकुश राजा आए तो उन्होंने इसका दुरुपयोग किया। इसके परिणाम स्वरूप वाणिज्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध असंतोष धीरे धीरे बढ़ने लगा। समय के साथ बदली हुई परिस्थितियों में आवश्यक सुधार करना कठिन था। जब हम देखते हैं इस काल को या इस काल का आकलन करते हैं तो हमें पता चलता है कि स्थिति सापेक्षता का अभाव था। जो उत्पादन के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान हुए त्यों त्यों उसकी तकनीकी का विस्तार होता चला गया। अतः व्यापार संबंधी प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटाया जाने लगा और स्वतंत्र व्यापार को उपयोगी समझा जाने लगा। जैसे जैसे स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा मिला वैसे वैसे पूंजीपति विचारधारा को भी बढ़ावा मिलने लगा और वाणिज्यवादी प्रवृत्ति का पतन होने लगा। इस वाणिज्यवादी प्रवृत्ति ने मानव सभ्यता को अनेक क्षेत्रों में प्रभावित भी किया है। कई अच्छे कार्य भी हुए जिससे कि सभ्यता फलीभूति और मिडाइवल काल से या मध्यकालीन यूरोप से सभ्यता आधुनिक युग में प्रवेश कर गई। जैसे जब कहीं का व्यापार बढ़ता है तो उस व्यापार के बढ़ने के साथ में कुछ गांवों का विकास होता है, विस्तार होता है, वो नगरों का रूप ले लेते हैं और जो बड़े नगर होते हैं वो व्यापारिक प्रतिष्ठान का रूप ले लेते हैं। तो वाणिज्यवाद के कारण व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए नगरों का विकास हुआ। नगरों में व्यापार को संचालित करने वाले संस्थान जैसे बैंक,
साझा कंपनी आदि का उदय हुआ, जो मिडाइवल काल में जिस तरीके की बैंकिंग व्यवस्था थी कि महाजनों से कृषकों के द्वारा या वहाँ की जनता द्वारा ऋण लिया जाता था और वो ऋण अत्यधिक ब्याज दर पर लिया जाता था, उसका एक तरीके से खात्मा हुआ। अब बैंक लोगों को ऋण देने लगे जो कि महाजनों की दर से कम ब्याज लेते थे। दूसरा प्रमुख जो इसका प्रभाव पड़ा वह यह था कि इस काल में हम एक नए वर्ग, मध्यम वर्ग का उदय देखते हैं। अभी तक समाज में दो प्रमुख वर्ग हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। परंतु इन नगरों में व्यापार के कारण जिन लोगों के पास धन इकट्ठा हुआ वो एक नए वर्ग, मध्यम वर्ग के रूप में सामने आए। उनके पास तो धन था, परंतु उनके पास प्रशासनिक सुविधा और अधिकार नहीं थे। इसलिए इस मध्यम वर्ग ने इस काल में उस काल की राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तीसरा प्रमुख जो प्रभाव पड़ा वो ये था कि वाणिज्यवादी प्रवृत्ति का ह्रास होता है तो उसका स्थान एक नई प्रवृत्ति के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि वाणिज्यवादी प्रवृत्ति जब यूरोप में चालू हुई, विकसित हुई, तो बाद में वहाँ के शासकों के द्वारा व्यापार संबंधी प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटाया जाने लगा और स्वतंत्र व्यापार को उपयोगी समझा जाने लगा। तो ये स्वतंत्र व्यापार किसका था? ये स्वतंत्र व्यापार ने ही पूंजीवाद को उदय किया। व्यापार में लगातार उन्नति ने पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म दिया। पूंजीवादियों ने उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार बनाए रखा। एक पूंजीवादी का उद्देश्य अपने लाभ को बढ़ाना था। इसके लिए उन्होंने शासन पर अपने प्रभाव का प्रयोग किया। वाणिज्यवाद के कारण उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का भी यूरोप में विकास हुआ। व्यापार और उद्योगों के विकास के लिए पश्चिमी यूरोप के देशों ने नए नए उपनिवेश एशिया, अफ्रीका, अमेरिका में बनाए और उनका शोषण किया। उसके चलते साम्राज्यवाद का भी विकास हुआ, जिसके कारण कई देश उनके अधीन हो गए। बैंकिंग व्यवस्था का प्रारंभ भी वाणिज्यवाद का एक प्लस पॉइंट था। वाणिज्यवाद के युग में बैंकिंग व्यवस्था का आरंभ और विकास हुआ। धीरे धीरे महाजनों का स्थान बैंकों ने ले लिया। बैंकों में लोगों का विश्वास उत्पन्न होने लगा। उन्हें पता था कि यदि बैंक से वो ऋण लेते हैं या बैंक से पैसा उधार लेते हैं और अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो उसकी श्योरिटी महाजनों से पैसा लिए जाने और वहाँ पैसा रखने से ज़्यादा है। कई नई साझा कंपनियों का विकास हुआ। बड़े पैमाने पर व्यापार करने अथवा उद्योग स्थापित करने के लिए भी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती थी। इसकी पूर्ति के लिए यूरोप में इस समय कई नई नई साझा कंपनियां खोली गईं ताकि पूंजी की आपूर्ति निर्बाध चलती रहे और वाणिज्यवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता रहे। समाजवाद का उदय हुआ। उद्योगपति और धनी व्यापारियों ने अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों का शोषण किया। उससे एक आधुनिक विचारधारा उत्पन्न हुई जो कि समाजवादी विचारधारा कहलाती है। कार्ल मार्क्स और एंजिल्स ने समाजवादी व्यवस्था के सिद्धांतों का निरूपण किया है। लास्ट है इसमें राष्ट्रीय राज्यों का उदय और राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। व्यापार और उद्योग के विकास के कारण अब राष्ट्रीय राजाओं का उत्कर्ष हुआ, सामंतवाद का पतन हुआ तथा राजाओं की शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। इनमें से कुछ निरंकुश राजाओं ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी किया था। परंतु जब हम वाणिज्यवादी प्रणाली को देखते हैं या पढ़ते हैं तो उसके बाद में हमें पता चलता है कि इसमें कुछ कमियां भी थी। यह संकुचित राष्ट्रीयता के सिद्धांत पर आधारित थी।
विभिन्न देशों में मित्रता स्थापित करने के स्थान पर वाणिज्यवाद के कारण अंतर्राष्ट्रीय शत्रुता बढ़ने लगी। लोक कल्याण का इसमें कोई महत्व नहीं था। इसने नई विचारधारा, समाजवादी विचारधारा को जन्म दिया, जिससे वर्ग संघर्ष को जन्म हुआ। एक धनी व्यक्ति था और दूसरा दरिद्र व्यक्ति था। धनी व्यक्ति शोषक था और दूसरा दरिद्र व्यक्ति शोषित व्यक्ति था। अर्थात समाज में दो वर्ग मुख्य रूप से हो गए, एक वो जो कि साधन संपन्न था और दूसरा वो जो कि साधनहीन था। कृषि के प्रति उदासीनता से इस काल में हम देखते हैं कि व्यापार और वाणिज्य में तो उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, परंतु अन्य के उत्पादन में कमी आने लगती है। जब आदमी सोने और चांदी का संग्रहण करता है तो जनरली हम जानते हैं कि नैतिक मूल्यों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एक मनुष्य अब धन का संग्रह करना ही अपना प्रमुख ध्येय मानने लगा। समय के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में राज्य का अत्यधिक हस्तक्षेप होने के कारण उद्योग धंधों का भी समुचित विकास नहीं हो सका था। इस प्रकार वाणिज्यवाद आर्थिक विचारधारा के क्षेत्र में इस काल में एक महान क्रांति थी। ये पश्चिमी यूरोपीय देशों में लगभग 250 साल तक प्रचलित रही। इसने सामंतवाद तथा चर्च की प्रधानता के स्थान पर राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना करने में सहायता दी। व्यापार के क्षेत्र में अनुकूल संतुलन बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा नियमन आवश्यक था। अधिक निर्यात करने के लिए उपनिवेशों को शक्तिशाली बनाना आवश्यक था। इस प्रकार वाणिज्यवाद को आर्थिक क्षेत्र में राज्य निर्माण की विचारधारा एवं नीति भी कहा जा सकता है। इस युग में वर्तमान पूंजीवाद की स्थापना हुई, विदेशी व्यापार का विस्तार हुआ। वास्तव में वाणिज्यवाद उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल था। वाणिज्यवाद के फलस्वरूप इंग्लैंड, फ्रांस और बाद में जर्मनी का उसकी भौगोलिक सीमाओं के बाहर विस्तार हुआ। उपनिवेशवाद बढ़ा विश्व में और विश्व में साम्राज्यवाद बढ़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोप में 15वीं से 18वीं शताब्दी तक वाणिज्यवाद एक प्रमुख विचारधारा के रूप में पल्लवित रही और धीरे धीरे इसका पतन हो गया।